Hello students, how are you? I am GM and you are watching GM Windows Skills. I think you all have got by seeing the thumbnail what will happen today. Today we will discuss about the main and the most important questions and answers of class 10th English Literature's books. Here I had prepared some VIP's questions answers in the form of this assignment, and also I will explain these questions answers line by line with Hindi translation in this video. So please don't skip any questions answers, otherwise you wouldn't understand perfectly. Okay, before we start some things, it's my habits to tell you that if this video is beneficial for you, then please hit the like button and comment down, or if you are new on my YouTube channel, then please subscribe my channel and press the bell icon to get the new videos and share in your friends. Now let's come on our topic. Our first question is, who was Nelson Mandela? नेल्सन मंडेला कौन थे? What ideal did he set out for the future of South Africa? उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर्स के लिए वहाँ लोगों को क्या आदर्श दिए? इन हिज इनाग्रेशन स्पीच, अपने शपथ समारोह में, इनाग्रेशन स्पीच जब वो शपथ ले रहे थे तो वो अपने शपथ स्पीच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर्स के लिए क्या क्या आइडियल्स सेट किए। और करके इसको ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट वेयर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फॉर हीज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था नेल्सन मंडेला को। इसका मीनिंग ये होगा। अब इसका आंसर देखेंगे। और करके दिया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है इसमें। तो कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण आपको लिखना। तो इन इस तरह का या फिर इस तरह का या फिर इस तरह का क्वेश्चन अगर देगा तो आपको आंसर में ऐसे ही लिखना है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर है, इसको ऐसे लिखना है। चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला वाज ए साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी। एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी मतलब रंग भेद के विरुद्ध में जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी होते हैं उनको एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला ये उनका फुल नेम है। वाज ए साउथ अफ्रीकन, वो एक साउथ अफ्रीका के थे। क्या थे? एंटी अपार्थाइड रंग भेद के विरुद्ध, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एंड पॉलिटिकल लीडर, और एक राजनीतिक नेता थे। हु सर्व्ड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जिन्होंने सर्व किया यानी कि अपने लोगों का सेवा किया एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले प्रेसिडेंट के रूप में। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब पहले, उनसे पहले जितने भी थे सब वाइट प्रेसिडेंट थे और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, फ्रॉम 1994 1994 में टू 1999 1999 तक। आगे लिखा है, ही हैड ऑल क्वालिटीज ऑफ ग्रेट मैन, उनके अंदर सारे महान व्यक्तियों का क्वालिटीज़ था, गुण था। मैन, डेडिकेशन टू इट्स गोल, अपने लक्ष्य की तरफ समर्पण करना। डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण करना, निष्ठा मतलब अपने ही जो है लक्ष्य की तरफ खाली ध्यान लगाना। फियरलेसनेस, अभय यानी कि बिना डर के। ऑनेस्ट, ईमानदार। पेशेंट यानी कि धैर्यशील। एंड सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थ, केवल अपने ही टारगेट की तरफ फोकस करना, एटसेट्रा इत्यादि। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्र सेना थे। ही फॉट फॉर द फ्रीडम, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ा, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ा। ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए। आगे लिखा है, ही हैड अ वाइडर विजन, उनके पास एक वाइडर विजन था ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लेकर के। वाइडर विजन मतलब एक विशाल विशाल दृष्टि मतलब इंसानियत को वो काफ़ी जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो अच्छी दृष्टि से पूरे इंसानियत को सबको एक बराबर देखते थे। इक्वलिटी उनके अंदर थी, फेटर्निटी थी, काले को गोरे को सबको एक समान वो देखते थे। ही वाज इन द ओपिनियन दैट बोथ द, उनका ये ओपिनियन ये था, उनका मानना ये था, उनका राय ये था, दैट कि बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, यानी कि दोनों, ऑपरेसर यानी कि जो अत्याचार करता है, एंड द ऑपरेस्ड और जो उत्पीड़ित रहता है उसे अत्याचार सहता है,
शुड बी लिबरेटेड, वो मुक्त होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मुक्त होना चाहिए, यानी कि जो अत्याचार करता है वो भी इंसान ही रहता है, और जो जिस पे अत्याचार होता है वो भी इंसान रहता है। तो जो अत्याचार करता है उसको जो है करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो बेचारा ओप्रेस्ड होता है वो तो होता ही है। तो दोनों को जो है मुक्त होना चाहिए, लिबरेटेड मतलब एक बराबर होना चाहिए। बोथ ऑफ देम आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों जो है रॉब्ड करते हैं ह्यूमैनिटी को, अपनी इंसानियत को। कैसे रॉब्ड करते हैं? बोथ ऑफ देम रॉब्ड, यानी कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है, इसमें बताया गया है। बोथ ऑफ देम आर रॉब्ड, वो दोनों इंसानियत को लूटते हैं। पहला तो जो अत्याचार करता है उसका तो समझ में आता है कि हाँ वो जो है रॉब्ड करता है ह्यूमैनिटी को, लेकिन जो अत्याचार सहता है वो कैसे रॉब्ड करता है? वो भी रॉब्ड करता है। क्यों? क्योंकि जो है किसी के वर्ड से या फिर किसी कास्ट रिलीजन से किसी पे हम जो है अत्याचार नहीं कर सकते। आगे इनका कहना ये है, दस इट कैन बी कंक्लूडेड, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार, दैट ही इज अमंग दोज ग्रेट लीडर, वो उन महान नेताओं में से थे, हु वर्कड फॉर हाई आइडियल्स, जिन्होंने उच्च आदर्श के लिए काम किया, पीस शांति के लिए, एंड ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए। आगे लिखा है, ही इज बीइंग रिस्पेक्टेड एज ए रोल मॉडल, उन्हें उनको जो है उनके कंट्री में उनको कैसे रिस्पेक्ट दिया गया था? रोल मॉडल की तरह, यानी रोल मॉडल प्रेरणा स्रोत, जिनसे कुछ प्रेरणा हासिल की जाए, कुछ सीख सीख लिया जाए जिनसे। नॉट ओनली इन अफ्रीका, केवल अफ्रीका में ही नहीं, बट इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज यहाँ पे लिखा है, नॉट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक, जहाँ सबका जो है सुना जाए, सबका सबका कहना माना जाए, कंट्रीज आल्सो। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीन तरह के क्वेश्चन हैं, इन तीनों में से कोई भी आएगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, व्हाट डज द बस कंडक्टर कॉल्ड वली एज मैडम, बस कंडक्टर ने वली को मैडम के नाम से क्यों बुलाया? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसका व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। और करके दिया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वली, जब कैरेक्टर स्केच इसका हम पढ़ेंगे तो इसी में ये आंसर भी आ जाएगा, इसीलिए इसको और करके ऐसे लिखे हैं। आंसर है, जब किसी का कैरेक्टर स्केच पूछे तो ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है। ये नेल्सन मंडेला का था, और ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग था, इसीलिए इसको ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया गया है, हेडिंग बाय हेडिंग नहीं बनाया गया, क्योंकि इसमें दो और क्वेश्चन थे। लेकिन जब इसमें इस तरह का पूछेगा कैरेक्टर स्केच, किसी का पर्सनली किसी का ऐसे पूछेगा, तो हम हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, कंक्लूजन पे खत्म करेंगे। कैरेक्टर स्केच लिखने का यही मेथड है। तो आंसर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन परिचय उसका लिखेंगे पहले। वल्ली वाज 8 ईयर ओल्ड गर्ल हु लिव्ड इन अ विलेज, वल्ली जो है 8 साल की लड़की है जो गांव में रहती है। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसका कोई साथ में खेलने वाला नहीं रहता है। इन द स्ट्रीट, उसके गलियों में, उसके आसपास, उसके टाउन में। हर डिजायर, उसकी इच्छा क्या थी? सी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो बहुत साहसी लड़की थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर के कारण, यानी कि उसके साहसी इच्छा के कारण, वाज टू राइड द बस वंस, उसकी साहसी इच्छा ये थी कि वो एक बार जरूर बस में चढ़े, बस पर सफ़र करे, यात्रा करे। हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? फेवरेट मतलब अच्छा, पास टाइम मतलब समय को पास करना, तो उसका समय के पास करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या था? इट वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस, वो अपने घर के रास्ते पर, दरवाजे पर जो है खड़ी हो जाती थी, दूर पर। वाचिंग, देखती रहती थी। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है? इन द स्ट्रीट आउटसाइड, उसके घर के बाहर गलियों में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, हैपनिंग। तो उसी को वो देखती थी और उसी से अपना टाइम पास करती थी। अब हम चलते हैं कुछ अगले हेडिंग की तरफ। हमारा हेडिंग है, अगला हेडिंग है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सबको देखते हुए, उपयुक्त जो हेडिंग हमने पढ़ा है उसको, उससे देखते हुए निष्कर्ष क्या निकला? सी डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, इससे निष्कर्ष ये निकलता कि वो जो है एक साहसी लड़की थी, वाइज गर्ल्स थी, इसीलिए वो जो है सी डज नॉट लाइक, वो चाहती नहीं थी, टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, कि उसे कोई चाइल्ड, बच्चों में गिनती करके बुलाए। सी वॉज वेरी ब्रेव, वो काफ़ी बहादुर थी। एंड मोर वाइजर, और काफ़ी चालाक थी। देन द अदर गर्ल्स, दूसरे लड़कियों की अपेक्षा। ऑफ हर एज, उसके जो उसके एज की थी, उन लड़कियों की अपेक्षा वो काफ़ी चालाक थी, बहादुर थी। सो ही डिडंट वांट टू कॉल्ड हिम, सो इसलिए वो जो है, इसलिए बस कंडक्टर ने उसे मैडम कह के बुलाया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर पंफ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, मिस्टर पंफ्री जो थे वो ट्रिकी जो उनका पेट एनिमल था, उसके पुअर कंडीशन, यानी कि जो उसका तबीयत खराब था, उसका दैनिक दशा जो था, उसके जिम्मेदार थे। राइटर इज रीजन इन डिटेल, इस जो है दीर्घ में लिखिए। और करके दिया है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंफ्री इन द स्टोरी ऑफ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी,
ये जो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर है, इसमें मिस्टर पंफरी का कैरेक्टर स्केच क्या था उसको आप यहाँ पे लिखें। तो जब इसको लिखेंगे तो ये वाला आंसर भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। आंसर है इंट्रोडक्शन में, मिस्टर पंफरी वॉज अ रिच लेडी। मिस्टर पंफरी जो है अमीर औरत थी। सी हैड अ स्मॉल पेट, उनका एक छोटा सा पालतू पशु था। हीज नेम वॉज ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी था। हर लव्स फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के प्रति उनका प्यार कैसा था, इस हेडिंग को देखेंगे। सी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे ज़्यादा प्यार करती थी। सी ओवर फेड हिम, वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला दी थी। सो ही फेल इल, इसीलिए वो बीमार पड़ गया। सी एडमिटेड हिम टू द हॉस्पिटल, वो उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एंड सी सेंड 2 डजन फ्रेश, और वो वहाँ पे भेजी 2 दर्जन अंडे। बॉटल्स ऑफ वाइन, ब्रांडी वाइन का बॉटल्स भेजी। फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। इन द हॉस्पिटल में। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन इस प्रकार लिखा गया है यहाँ पे। सी वाज अ वेरी काइंड लेडी, वो बहुत दयालु किस्म की औरत थी। एंड सी वाज वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब होता है स्वामिनी, जो पालता है, पालनहार। वो बहुत प्रेम और ध्यान रखने वाली स्वामिनी थी। फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के वो बहुत केयर करने वाली स्वामिनी थी, मिस्ट्रेस थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा इन द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी जो है उसमें माटिल्डा का क्या कैरेक्टर स्केच था उसको आप यहाँ पे बताइए। तो कैरेक्टर स्केच की बात आ गई तो हम फिर इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। माटिल्डा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी। माटिल्डा जो थी वो बहुत खूबसूरत यंग लेडी थी, युवा औरत महिला थी। सी वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ कलर, वो एक कलर के परिवार में पैदा हुई थी। सी हैड अ रिच फ्रेंड, उनके जो है अमीर अमीर दोस्त थे। एम फ्रेस्ट, जिनका नाम, एक का नाम एम फ्रस्टियर था। सी वाज मैरिड विथ अ कलर, और उनका शादी भी जो है कलर के परिवार में हुआ है, क्लर्क से हुआ। क्लर्क मीन्स वो होता है जो ऑफिस में कागजात को हैंडल करता है, बाबू के रूप में जो काम करते हैं उन्हें क्लर्क बोला जाता है। अब आगे लिखा है हर नेचर, उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा था। सी वाज अ वेरी सेल्फिश लेडी, वो स्वार्थी औरत थी। सी इज ऑलवेज अनसेटिस्फाई विथ हर लाइफ, वो अपने हमेशा जो है अपने जो है जीवन से असंतुष्ट रहती थी। विथ हर लाइफ। सी वांट रिच हस्बैंड, वो एक अमीर पति चाहती थी। सी वांट्स अ रिच हस्बैंड, वो एक अमीर पति चाहती थी। और वो इसलिए था क्योंकि वो क्लर्क लाए, उसका जो है बर्थ बॉर्न भी क्लर्क के फैमिली में हुआ, और उसका शादी भी क्लर्क के फैमिली में हुआ। इसीलिए वो जो है अपनी इच्छाओं को, पहले तो वो जब 20-22 साल की रहती है तब तक जो है वो एक क्लर्क के परिवार में, गरीब फैमिली में रहती है, तब तक किसी तरह से हैंडल करती है। फिर शादी भी उसका क्लर्क फैमिली में हो जाता है, इसीलिए वो जो है काफ़ी अपने लाइफ से सेटिस्फाई रहती है। और उसके जितने फ्रेंड रहते हैं सब रिच रहते हैं, इसीलिए वो थोड़ी सी नर्वस रहती है। अब रीजन फॉर हर सैडनेस, उसके दुख का कारण क्या था, उसके उदासीन का कारण क्या था। सी गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू हर ड्रीम, उसका कारण यही था कि वो अपने ख्वाबों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व दिया करती थी। वो ख्वाब में हमेशा डूबी रहती थी, ख्वाब ज़्यादा देखती थी। सो सी ऑलवेज अनहैप्पी, इसीलिए वो जो है अनहैप्पी रहती है, नाखुश रहती है। बिकॉज ड्रीम कैन नॉट बी टर्न एज रियलिटी, क्योंकि ख्वाब जो है वो तो ख्वाब होता है, रियली में पूरी तरह से वो कन्वर्ट तो हो नहीं सकता। इसीलिए जो है जब वो हो नहीं सकता तो वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो चिंतित रहती थी। अब कंक्लूजन इससे देखते हैं क्या पता चलता है, निष्कर्ष। सी लिव्ड इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड। मेक बिलीव वर्ल्ड मीन्स जो बनी बनाई दुनिया अपनी होती है। जैसे लोग सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पास ये रहता, तो वो जो है दुनिया जो होता है बनी बनाई, अपनी अपने से बनाई गई, तो उसी में जो है वो रहती थी। हर अनवांटेड डिजायर, उसी में खोई रहती थी वो। हर अनवांटेड डिजायर, उनका अनचाहा इच्छा। रूइंड हर, उसे कुचल करके रख दिया। रूइंड मतलब कुचलना होता है, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय, बर्बाद, निस्तनाबूद करके रख दिया उनके ख्वाहिशों को। बीइंग ओवर एम्बिशियस, ज़्यादा महत्वाकांक्षी, ज़्यादा लालसी होने के कारण। सी वाज नेवर हैप्पी, वो कभी खुश नहीं रहती थी इन हर लाइफ, अपने जीवन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक भी क्वेश्चन स्किप करेंगे, एक भी लाइन स्किप करेंगे तो फिर जितना बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना आप समझ नहीं पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आराम से धीरे धीरे सबको देखें, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं आप रुक रुक करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फ्रस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। यही द नेकलेस का जो कहानी है, इसमें मैडम फ्रस्टियर का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, उसका हम जो है डिस्कस करेंगे इसमें। ये द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम फ्रस्टियर, या फिर मैम फ्रस्टियर मीन्स मैडम फ्रस्टियर, या फिर मैडम फ्रस्टियर का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो फिर उनका रोल डिस्कस करें या फिर कैरेक्टर स्केच लिखें, अब दोनों को मतलब आप समझते ही हैं, एक ही है, एक ही बात है। तो इसको भी ऐसे हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन है, एम फ्रस्टियर यानी कि मैडम फ्रस्टियर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ एम लॉयसेल। वो एम लॉयसेल की एक
सच्ची मित्र होती हैं, रहती हैं। सी प्लेस अ वेरी विटाल रोल इन स्टोरी, वो महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती हैं इस कहानी में। फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के दोस्त के रूप में। वी फाइंड हर, हम उन्हें पाते हैं, टू बी रियली जेन्युइन, एक वास्तविक ईमानदार व्यक्ति उन्हें पाते हैं, कि मतलब वो अपने दोस्त से कभी छल कपट उनके अंदर नहीं आता है, वो हमेशा गुड फ्रेंड प्रूफ होती हैं। हर जेनरसिटी, उनकी उदारता क्या थी, वो कितने दयालु थे। सी हेल्प्स मटिल्डा एल्डर, वो मटिल्डा एल्डर की हमेशा जो है सहायता करती हैं। इन द आवर ऑफ हर नीड, उसके आवश्यकता के समय, उसके ज़रूरतों की घड़ियों में कह सकते हैं, वो जो है हमेशा माटिल्डा एल्डर की मदद करती हैं। कौन? जिनका हम कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? एमएमई फ्रस्टियर, मैडम फ्रस्टियर का। वैन एमएमई लॉयसेल नीडेड टू बोरो ज्वेल्स, जब एमएमई लॉयसेल यानी कि जो उनकी फ्रेंड है, जब उन्हें हार की, ज्वेलरी की, आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, सी वेंट टू एमएमई फ्रस्टियर, तब वो एमएमई फ्रस्टियर की तरफ आती हैं, उनके पास आती हैं। एमएमई फर्स्ट ईयर यानी कि जिनका हम कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं। डज नॉट रिफ्यूज, वो इनकार नहीं करती हैं, उसे दे देती हैं। ऑनेस्ट लेडी, एक ईमानदार महिला इन्हें कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं आगे भी देखेंगे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में, सी रिवील्स, पता चलता है, टू माटिल्डा दैट हर नेकलेस वाज जस्ट फेक, माटिल्डा को पता चलता है कि उसका हार जो था वो एक फेक नकली हार था। सी इज नॉट वरीड, वो चिंतित बिल्कुल नहीं होती है, एट ऑल, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट, पूरे सच्चाइयों के प्रकाश में, आलोक में, कि सी में हैव टू रिटर्न द नेकलेस, की उन्हें हार जो है वापस करना पड़ेगा। इट्स शो हर हॉनेस्टी, इससे उनकी जो है ईमानदारी, ये जो है उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। सी वाज ए ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्ची मित्र रहती हैं। सी फेल्स बैड, उन्हें बुरा लगता है, फॉर मटिल्डा, मटिल्डा के लिए, एट हर नेसेसरी सफरिंग, जब उनके आवश्यकताओं की घड़ियों में, जब वो अपने जो है सफरिंग्स यानी कि कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में जब झेलती हैं, कुछ दिक्कत उठाती हैं, महसूस होता है, तो मैटिल्डा को ये बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लगता है, वो उसका मदद करना चाहती है सिंपली। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्लियर हुआ। अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 वाला है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, लेंचो ये चैप्टर फर्स्ट जो है उसके बारे में दिया गया है। लेंचो कह सकते हैं, फिर लेंको कह सकते हैं। लेंको का पोस्ट ऑफिस मास्टर जो है वो कैसे हेल्प करता है। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनके रिएक्ट का, उनके हेल्प का, उनके सहायता का क्या रिएक्ट करता है लेंचो। तो यही हेल्प करता है कि जो है उसके पत्र में जो रिलेटेड टू गॉड, भगवान के नाम, जो ईश्वर के नाम जो पत्र लिखा रहता है, उसी में वो पैसा कुछ हुआ सेंड कर देता है, एम्प्लॉय करता है पोस्ट ऑफिस का। और वो जो है रिएक्ट ये करते हैं कि जो है पूरा जितना पैसे का डिमांड वो किए रहते पूरा मिला नहीं, और वो कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले ले लिए होंगे, ईश्वर की तरफ से जो ये पैसा आया है। तो ज़्यादा डीप सुनने के लिए इसको हम जो है आंसर को पढ़ेंगे। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है, काइंड हार्टेड, वो एक दयालु हृदय का आदमी रहता है, एंड जेनरस, और काफ़ी उदारतापूर्ण व्यक्ति होता है। रीड लेंचोस लेटर, जब वो लेंचो का पत्र पढ़ता है, एड्रेस टू गॉड, उसमें भगवान का एड्रेस लिखा रहता है, ईश्वर का एड्रेस लिखा रहता है, कि मतलब ये ईश्वर को पत्र जाएगा। टू सस्टेन हिज फेथ, तो उसका फेथ जो है, उसका विश्वास जो है ईश्वर के प्रति और अडिग हो जाता है। द पोस्ट मास्टर रेज्ड मनी फ्रॉम, रेज्ड मनी मतलब पोस्ट मास्टर रेज्ड मनी, वो अपने दोस्तों से पैसे को उठाता है, रेज्ड मतलब उठाना, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड कॉलेजियस, और सहयोगियों से, एंड सेंट इट टू लेंचो, और लेंचो के पास भेज देता है, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर का नाम लिख करके, कि मतलब ये पैसा गॉड की तरफ से आया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का ब्रीफ स्केच लिखिए, कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण, यहाँ पे भी पूछ रहा है। और ब्रिंग आउट द लेंचो डीप इमेंस फेथ इन गॉड, ब्रिंग आउट द लेंचो डीप इमेंस मतलब एक गहरा विश्वास, फेथ इन गॉड मतलब गहरा विश्वास ईश्वर के प्रति, लेंचो का क्या कैसे था, उसे ब्रिंग आउट कीजिए, आप यहाँ पे दर्शाइए, बताइए। तो बात जब ये कैरेक्टर स्केच की आती है तो इंट्रोडक्शन से फिर शुरू करते हैं, और जो है कंक्लूजन पे ख़त्म करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक जो है गरीब किसान था। ही इज़ द मेन फिगर इन द स्टोरी, स्टोरी में उसका एक मेन रोल रहा, मेन फिगर रहा, जैसे हीरो का होता है। ए लेटर टू गॉड चैप्टर में, सिंपल एंड इनोसेंट, वो सिंपल रहता है और इनोसेंट यानी कि साधारण आदमी रहता है और बहुत मासूम रहता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला भोला भाला आदमी। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, वो बहुत जो है सिंपल, साधारण और इनोसेंट, मासूम आदमी था, व्यक्ति था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसीलिए उसने ईश्वर के पास एक पत्र लिखा हेल्प के लिए। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, व्हेन ही रिसीव लेटर विद मनी, जब वो पत्र को पैसे के साथ प्राप्त किया। क्योंकि आश्चर्य किस बात की होगा, जब उसका इतना विश्वास था कि जो है ईश्वर भेजेंगे, तो जो है पत्र को खोला और जो है पैसा उसमें से पाया।
ये लिखा है फर्म फेथ इन गॉड। फर्म फेथ मतलब दृढ़ विश्वास, फेथ मीन्स विश्वास होता है, जिसको जो है फेथ बोलते हैं, ईमान बोलते हैं। फर्म मतलब अडिग, अमित, जो कभी जो है हिले ना, खत्म ना हो। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका जो है गॉड में बहुत गहरा, बहुत अडिग विश्वास रहता है। ही बिलीव्ड दैट, उसे ये विश्वास था कि गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी, गॉड उसके माइजरी यानी कि दैनिक दशा में जरूर उसकी मदद करेगा। वुड लिखा है ना, ही वुड नॉट लेट, वो देर भी नहीं करेगा, वो उसका जरूर मदद करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन हर डायरी। एनी फ्रैंक जो थी वो डायरी को मेंटेन क्यों कर रही थी। और करके दिया है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स, एनी फ्रैंक्स का चरित्र चित्रण कीजिए, संक्षिप्त चित्रण कीजिए। ब्रीफ मीन्स, तो इसको इसलिए ऐसे लिख दिए हैं क्योंकि मेंटेन अ डायरी, उसका जो डायरी है ये चैप्टर ए पार्ट ऑफ हिज हर डायरी ही है, ये उसकी डायरी से ये चैप्टर लिया गया है। उसके पिता ने उस डायरी को पब्लिश करवाया था, और जो है वो जब दुनिया से चली गई थी, तो जो है उसके पिता ने उसकी डायरी को पब्लिश करवाया था, और उसका वो डायरी मेंटेन क्यों करती थी, उनके कैरेक्टर स्केच में आ जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखा है, एनी फ्रैंक वाज अ जर्मन गर्ल, एनी फ्रैंक जो थी वो यानी जर्मनी की थी। सी वाज बॉर्न इन 12 जून, वो 12 जून को पैदा हुई 1929, 1929 में। सी वाज वेरी प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। एंड टाक्टिव गर्ल, टाक्टिव गर्ल मतलब जो बार बार बात करती है, बातूनी लड़की। हर डायरी, अब इसमें इसका आंसर पाएंगे वो मेंटेन क्यों करती है। हर डायरी, उसकी डायरी का हम पढ़ेंगे। सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, यही कारण है वो बार बार अपनी बातों को डायरी में लिखती थी। सो ही डिसाइडेड टू मेक हर डायरी, इसलिए उसने निर्णय किया कि जो है अपनी डायरी को ही एज हर फ्रेंड, वो अपना दोस्त मानेगी। सी कॉल्ड इट किटी, और उसने उसका नाम भी दे दिया, जिस किटी नाम से वो उसे बोलती थी। आगे देखेंगे, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट वो थी। सी वाज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत चालाक लड़की थी। व्हेन मिस्टर केसिंग, जब मिस्टर केसिंग जो उसके मैथ्स के टीचर रहते हैं, गेव हर अ वेरी हार्ड एसे, जब उसे एक बहुत कठिन एसे दे देते हैं लिखने के लिए, टू राइट, लिखने के लिए, एज पनिशमेंट, एक दंड के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, जब वो क्लास में बात करती है तो उसे दंड के रूप में मारते नहीं है, लेकिन जो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक उसे एसे लिखने के लिए दे देते हैं। दिस एसे वाज चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स को हमने हाईलाइट कर दिया है, इसी पे एसे लिखना था उसे। और वो क्या की, सी रोड दिस एसे, उसने इस एस्से को बहुत इंटेलिजेंट मतलब बहुत ध्यानपूर्वक लिखा, अपने एक फ्रेंड का हेल्प लेकर के, जो जिसका पोएट्री में काफ़ी जो है लगाव था, उसका हेल्प लेकर के। ही लाइक्ड, एट लीस्ट लास्ट में, ही लाइक्ड इट वेरी मच। ही बात किया जा रहा है मिस्टर केसिंग की। लास्ट में जब वो इससे लिख करके दिखा दी, तो मिस्टर केसिंग जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। एंड बिकेम हर फ्रेंड, और उसके दोस्त हो गए बिकॉज ऑफ हर सिंसियरिटी, उसके सच्चाई के कारण, मतलब वो मासूम थी, भोली थी, और बच्चों का तो काम ही रहता है बोलना। कंक्लूजन में देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। इन सपोर्ट ऑफ हर टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करने के समर्थन में, सी रोड्स दैट, उसने ये लिखा कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स क्वालिटी, टॉकिंग जो है बात करना, जो स्टूडेंट की क्वालिटी है, वो गुण है उनके अंदर, उनका हैबिचुअल है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इंड हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो भगवान बुद्ध हैं, उनका जो है कैरेक्टर स्केच, ब्रीफ स्केच यानी कि संक्षिप्त चित्रण लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन से और कंक्लूजन से खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, गौतम बुद्ध एक शाही परिवार में पैदा हुए। ही चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, ही वाज सेंट अवे, वो दूर भेज दिए गए थे, फॉर स्टडिंग द हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर, हिंदू के पवित्र ग्रंथों के बारे में पढ़ने के लिए उन्हें 4 साल के लिए महल से दूर भेज दिया गया था, चारों वेदों के बारे में पढ़ने के लिए। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, ही रिटर्न, वो वापस हुए, एंड गॉट मैरिड, और शादी हुई उनकी, टू अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से, यशोधरा जिनका नाम था। और उसके बाद उनका एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था राहुल। इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए बता दे रहे हैं। अब आगे, हिज रियलाइजेशन मतलब उन्हें ज्ञात कब हुआ, कब उन्हें ज्ञान मिला। वंस वाइल हंटिंग, एक बार जब शिकार कर रहे थे, प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एक सिक मैन, प्रिंस सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने एक सिक मैन को देखा। अभी वो गौतम बुद्ध नहीं है, अभी वो तो अपने महल के लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रिंस सिद्धार्थ बोला गया। सॉ ए सिक मैन, उन्होंने जब एक बीमार व्यक्ति को देखा। एन एज्ड मैन, और जब एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एंड अ फ्यूनरल प्रोसेसन, फ्यूनरल प्रोसेसन मतलब शव यात्रा होता है, और फ्यूनरल उसके लिए यूज किया जाता है जिस शव को जलाने के लिए जलाने के लिए ले जाया जाता है। प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस, यात्रा, और जो दफनाने के लिए ले जाते हैं उसे बरीड बोलते हैं, BURRIED, बरीड। तो ये फ्यूनरल प्रोसेसन यानी कि
जलाने के लिए उसे ले जाया जा रहा था। इन सारी चीज़ों को वो महल में अपने थे, 12 साल के थे, तो उन्हें जो है महल से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। फिर 4 साल बाद वो जब आए, उनकी शादी हुई, तो अपने गृहस्थ आश्रम में वो जो है बिज़ी रहे, इसीलिए इन सारी चीज़ों को वो बाहरी दुनिया को नहीं देख पाए थे। महलों में वो रहते थे, इसीलिए वो जो है इन सारी चीज़ों से मुक्त थे, ये नहीं जान पाते थे। तो ही आल्सो सॉ अ मॉन्क, उन्होंने ये भी देखा कि एक मॉन्क, एक पुजारी जो है साधु जो है, वो भिक्षा माँग रहा है। इन सारी चीज़ों को वो कभी देखे नहीं थे। ही रियलाइज दैट, उन्हें ये ज्ञात हुआ, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, की विश्व जो है वो दुख से भरा हुआ है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसलिए उन्होंने जो है अपना पैलेस को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया। इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, इन सारे दुखों का, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, एनलाइटमेंट मतलब शिक्षा तालीम लेने के लिए चले गए वो अपने महल से। हीज सर्च फॉर इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट में उनका कैसे खोज रहा, कैसे वो खोजे, तालीम उन्हें कैसे हासिल हुई। गौतम बुद्धा वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर, गौतम बुद्धा 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, लास्ट में उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। देयर ही गॉट एनलाइटमेंट, उसी पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, एनलाइटमेंट हुआ। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान मिलने के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री, उस पेड़ का नाम जो है रीनेम्ड कर दिया, चेंज कर दिया। उसे किस नाम से जाना गया? बोधि ट्री। बोधि ट्री यानी द ट्री ऑफ विजडम, जिस पेड़ के नीचे से बैठने से ज्ञान मिलता है, मन को शांति मिलती है, उसे द ट्री ऑफ विजडम बोला गया है। तो उन्होंने उस पेड़ का नाम चेंज कर दिया। आगे लिखा है हिज टीचिंग एंड कंक्लूजन, उनका शिक्षा क्या था और निष्कर्ष उससे क्या निकला। तो कंक्लूजन को इसीलिए मैं इसके साथ में कर दिया क्योंकि उनका जो शिक्षा था उसी उससे यही निष्कर्ष निकलता, क्या निष्कर्ष निकलता है? लाइफ इज अमॉर्टल, कि जीवन जो है वो मृत्यु है, जीवन जो है मृत्यु है, ये तो रियली है। मतलब एवरी सोल हैव टेस्ट टू डेथ, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें तो डेथ डेथ का सामना करना ही पड़ेगा। नो वन इज इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है। देयर इज ओनली ट्रबल एंड ग्रीफ इन द वर्ल्ड, यहाँ विश्व में, दुनिया में खाली जो है ट्रबल है, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हैं और आंसू हैं, दुख हैं। ग्रीफ मीन्स आंसू होगा। डेथ इज डेफिनिट, मृत्यु जो है वो निश्चित है। नो बॉडी कैन अवॉइड इट, कोई उसे झुठला नहीं सकता, टाल नहीं सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बूढ़े बूढ़े उम्र तक पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, उसके बाद मृत्यु हो जाता है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वाई वाज किसा गोतामी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, वाई वाज किसा गोतामी इन सो मच ग्रीफ, सो मच ग्रीफ मतलब वो ज़्यादा दुख में क्यों थी? उसका एक ही लड़का था, काफ़ी दिन पे पैदा हुआ था और वो भी मर गया, तो इसीलिए जो है किसा गोतामी काफ़ी जो है दुख में थी। पहले तो वो कुछ दिन उसे दवाई पिलाई, मरा हुआ था फिर भी वो उसे जो है दवा पिलाती रही कि अब से ये ठीक हो जाए। जो है काफ़ी उसका दुख ज़्यादा, काफ़ी गहरा था, एक ही बेटा था उसका, इसीलिए वो मच ग्रीफ में थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और वो अंत में क्या सीखी? किसा गोतामी के बारे में बस 3-4 लाइन का है, इसको हम देख लेंगे जल्दी से। इन द एंड, अंत में, किसा गोतामी रियलाइज्ड, किसा गोतामी को ये पता चला, एंड लर्न, और ये सीखी, दैट की डेथ इज कॉमन, डेथ तो है कॉमन है, सबके लिए है, टू ऑल, सभी के लिए, एंड दैट नो वन कुड अवॉइड डाइंग, और कोई मौत को झुठला भी नहीं सकता, टाल नहीं सकता। अवॉइड मतलब टालना, हटाना, कोई इसे हटा नहीं सकता। पीपल वीप ओवर देयर डेड वंस, बट पीपल जो है, लोग जो है अपने वीप ओवर देयर डेथ, अपने लोगों की मृत्यु पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं। बट इट इज़ ओनली द वाइज, लेकिन ये केवल वाइज पर्सन ही कर सकता है। हु डू नॉट ग्रीफ, जो नहीं रो सकेगा, जो नहीं रोएगा। एज दे हैव एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और वो बल्कि मौत को स्वीकार करेगा, सच्चाई को स्वीकार करेगा। मतलब कहने का मतलब ये जो इलिटरेट पर्सन होते हैं वो अपने को खो जाने पे, मरने पे वीपिंग करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और जो है काफ़ी जो है दुख, उन्हें कष्ट महसूस होता है। लेकिन एक जो वाइज पर्सन होता है, उस वो जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, और जो है क्योंकि वो समझेगा कि मौत जो है वो तो निश्चित है, उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। तो इसी बात का उसे रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ भोली, भोली जो है उसका ब्रीफ स्केच यानी कि चरित्र चित्रण करिए, उसका संक्षिप्त चित्रण। तो इंट्रोडक्शन से इसे भी शुरू करेंगे। हर रियल नेम वॉज सुलेखा, उसका रियल नेम जो था वो सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से, एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, सभी लोग उसे भोली कह के बुला रहे थे। हर फादर नेम रामलाल नंबरदार, उसके पिता का नाम रामलाल नंबरदार था। सी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी, भोली जो है अपनी ब्यूटी को खो चुकी थी, टू स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक, वो जब 2 साल की थी तभी उसे चेचक हुआ था और वो जो है अपनी ब्यूटी को लॉस कर चुकी थी। हर कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंट कैसा था, विश्वास कैसा था।
हर टीचर वॉज वेरी काइंड टू हर, उसके जो टीचर थे वो काफ़ी जो है दयालु थे उसके प्रति। सी गेव हर, उसने यानी कि भोली ने ये बताया, ये दिया। सी रिफ्यूज टू मैरी विशंबरनाथ, की वो जो है विशंबरनाथ की शादी को इनकार कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, करती है। हु डिमांड्स 5000 रुपीज़ कैश, जो कि 5000 रुपये कैश नगद मांग रहा है, फ्रॉम हर फादर, उसके पिता से, इन डावरी दहेज में। इसीलिए वो जो है काफ़ी जो है कॉन्फिडेंस होने के कारण वो अपने शादी को इनकार कर रही है। हर सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान कैसा था। ही आस्क्ड हर फादर, वो अपने पिता से कहती है, टू टेक बैक हिज मनी, अपने पैसे को वापस ले लीजिए, फ्रॉम विशंबरनाथ, विशंबरनाथ से, एंड रिफ्यूज टू मैरी विथ हिम, और उससे शादी करने के लिए इनकार की, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रेडी, क्योंकि वो बहुत जो है लालची किस्म का आदमी था। जब उसने देखा कि इसके फेस पर स्मॉल पॉक्सेस थे, तब वो जो है 5000 रुपये का डिमांड किया कैश में, जबकि वो खुद 45 और 40 एज का था। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसको देख लेंगे जल्दी से। सी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पिता से, अपने माता से कहा, दैट कि सी नीडंट, उसे आवश्यकता नहीं है, गेट मैरिड, शादी करने की, नाउ सी वुड सर्व, अब वो सेवा करेगी देम इन देयर ओल्ड एज, उनका बुढ़ापे में, बूढ़े अवस्था में उनका सेवा करेगी, इसीलिए उससे शादी की जरूरत अब नहीं है, शादी नहीं करेगी वो। कंक्लूजन से ये निकलता है। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति में कौन कौन से अनगिनत लीजेंड्स में विख्यात होता है, प्रसिद्ध कौन कौन से प्रसिद्ध डिसीजन थे चाय के प्रति, चाय को पैदा करने में, मतलब लोगों का क्या राय था। एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, जैसा कि लेसन में डिस्क्राइब किया गया है। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया चैप्टर में, ग्लिम्सेज में तो है झलक, तो इसका हम आंसर देखेंगे। देयर आर मेनी लीजेंड्स ऑफ स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी एंड द ओरिजिन ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति में, चाय की खोज में, इस कहानी में कई सारे लीजेंड्स, मतलब कई सारे महान लोगों का राय है। क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू, क्या क्या है उसको आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, चैप्टर के अनुसार यानी कि कहानी के अनुसार, द टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, चाय जो था वो चाइना में खोज किया गया था चाय का। दिस चाइनीज एम्परर, द चाइनीज एम्परर यूज टू ड्रिंक बॉयल्ड वाटर, जो चाइनीज एम्परर थे, चाइना के शासक जो थे, शासक लोग जो थे, वो क्या करते थे, बॉयल्ड वाटर, गर्म पानी को पिया करते थे। वंस वाइल बॉइलिंग इट, एक बार जब वो बॉइलिंग हो रहा था, फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग, ट्विग मीन्स टहनी, टहनियों से कुछ पत्ते, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू इट, जो पेड़ के नीचे जो पॉट रखा हुआ था जिसमें पानी को खौलाया जा रहा था, उस पेड़ के टहनी से टूट करके कुछ पत्ते जो है उसमें मटके में, पॉट में गिर गए। द एम्परर फाउंड द फ्लेवर डिलीशियस, और एम्परर जब उसे पिया तो काफ़ी जो है अच्छा टेस्ट मिला, डिलीशियस मिला। दोज वेयर लेटर नेम्ड एज टी लीव्स, उन्हीं लोगों ने बाद में उसका नाम टी लीव्स रखा, यानी कि चाय की पत्ती रखा। आगे लिखा है अनदर लेजेंड्स, विख्यात लोगों ने क्या बोला है। सेज कहते हैं दैट एन एंशियंट बुद्धिस्ट, एक प्राचीन बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट मीन्स जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, एसेटिक, तपस्वी, तपस्या कर रहा था, एक पुजारी था, वो तपस्या कर रहा था। बौद्ध धर्म में कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की पुतलियों को कट किया, पुतलियों को काट डाला। व्हेन ही फेल्ट स्लीपी, जब उसे नींद लगा, महसूस जब हुआ, तो उसने अपने आंखों पुतलियों को काट डाला। ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान लगाते वक्त, जब वो बैठ करके बुद्धिस्ट ध्यान लगा रहा था, तो उसकी आंखों की पुतली जो है नींद के मारे झपकने लगी, तो उसने क्या किया, अपने आंख की पुतलियों को कट ऑफ कर दिया, काट के फेंक दिया, कि पुतली नहीं रहेगा तो जब आंख भी बंद नहीं होगा। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड्स, 10 चाय के पौधे पैदा हुए, आउट ऑफ हिज आईलिड्स मतलब उसके आँख की पुतली से। 10 इस प्रकार द टी वाज डिस्कवर, इसी प्रकार चाय की खोज हुई। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्लियर हुआ। 13 पे हम चलते हैं। वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंडन स्टोर, लंदन स्टोर में, लंदन की दुकान में ग्रिफिन इंटर प्रवेश क्यों किया। व्हाट डिड ही डू देयर, और उसने वहाँ क्या क्या किया। ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में, लंदन की दुकान में प्रवेश किया। ड्यू टू द अनवियरेबल कोल्ड, अनवियरेबल मतलब असहनीय योग्य, जो मतलब कड़ाके की ठंडी थी, इसीलिए वो दुकान में गया। व्हेन ही एंटर द स्टोर, जब वो दुकान में गया। ही फेड, उसने पहले अच्छे से खाना खाया। एंड क्लॉथ हिमसेल्फ, और अपने आप को कपड़ा पहनाया, कपड़े से ढका। विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना एक्सपेंस मीन्स खर्चे के, पैसे के, बिना किसी पैसे के उसने ये सब काम किया। ही फिटेड विथ आर्म क्लॉथ, उसने वार्म क्लॉथ, उसने गर्म कपड़े से अपने आप को ढका। ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड, और पूरी तरह से कपड़ा पहन चुका था। एंड विजिबल पर्सन, एक आम कॉमन पर्सन की तरह दिखने लगा। इन द किचन, किचन में हो गया। द एट कोल्ड मीट, उसने ठंडे मीट को खाया।
कॉफ़ी पिया, स्वीट्स मिठाइयों को खाया, एंड वाइन और शराब को भी लिया। देन ही वॉज रेडी टू स्लीप और वो अब सोने के लिए तैयार था। ऑन पिलोज रहेगा, पिलोज मीन्स तकिया होता है, ऑफ क्विल्ट्स तकिया और रजाई के साथ वो सोने के लिए रेडी था। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर हो गया। ये डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइट्स मदर्स इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट इन डिटेल में वर्णन कीजिए कि इब्राइट्स की मदर जो है उसका जो है एक अहम रोल है उसे साइंटिस्ट बनाने में इस चैप्टर में। तो इसको हम पढ़ेंगे। रिचर्ड्स मदर प्लेड अ ह्यूज रोल। रिचर्ड्स मदर, रिचर्ड्स की जो मम्मी होती है उसका एक जो है छवि है इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट, उसे साइंटिस्ट बनाने में। हर रोल मेड हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसका रोल जो है उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स टू इनकरेज लर्निंग, उसने उसके अंदर जो एक साहस दिया। ही वॉज सिंगल चाइल्ड, उनका अकेला इकलौता लड़का था। आफ्टर हिज फादर डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद। सी मेड हर फोकस ऑन हिज लाइफ, उनका पूरा फोकस अपने लड़के के लाइफ पे था कि उसे क्या बनाना है। सी बॉट हिम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट, जो साइंटिस्टों का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, औजार होता है, उन सारा चीज़ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी वगैरह ये सब इक्विपमेंट, औजार ये सब उसे खरीद करके दे दी। सी यूज टू गिव हिम प्रॉब्लम टू सॉल्व आफ्टर डिनर, रात को खाना खाने के बाद वो सोते नहीं थे, वो उसे दिया करती, सी यूज टू गिव उसे दिया करती है, हिम उसे प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया करती है, वो टू सॉल्व आफ्टर डिनर, रात को खाना खाने के बाद उसे क्वेश्चन सॉल्व करवाती है। रिचर्ड लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस, रिचर्ड ने उनसे कई सारी चीज़ों को सीखा। सी वॉज हिज ओनली कंपेनियन, केवल घर में वही केवल उनका एक कंपेनियन था, साथी था, साथ में रहने वाले को कंपेनियन बोलते हैं। सी गॉट हिम द बुक, उन्होंने उसके लिए किताब लाया, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्चस्टेन, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्चस्टेन उस बुक का नाम रहता है। दिस बुक ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम, यही बुक जो था उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यही बुक से वो जो है साइंटिस्टों के बारे में, साइंस के बारे में काफ़ी अत्यधिक देखें और साइंस की दुनिया में प्रवेश किए। द साइंटिस्ट हेल्प रिचर्ड, साइंटिस्ट भी रिचर्ड का हेल्प करते रहे। इन दिस वे, इस प्रकार हिज मदर सेव्ड हिम इनटू ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस, इसीलिए उनकी मम्मी जो है इस प्रकार उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में बनाया। ये क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डिड ए बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। ये बुक जो था जिसका अभी एबव क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया, द ट्रेवल ऑफ मोनार्चस्टेन का, यही बुक कैसे इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना उसके बारे में हम देखेंगे। रिचर्ड इब्राइट्स वाज इंटरेस्टिंग इन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, रिचर्ड इब्राइट्स जो था वो तितलियां पकड़ने में उसका इंटरेस्ट था, रुचि था। बाय द टाइम, जैसे समय बीतता गया, ही वाज इन द सेकंड ग्रेड, वो दूसरी श्रेणी में पहुंचा। ही हैड कलेक्टेड ऑल द 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, उसने क्या किया था, कलेक्ट किया था 25 बटरफ्लाइयों को इकट्ठा किया था जो उसके घर के आसपास से मिला था। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग, और ये जो था, दिस वुड हैव एंड दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग, और ये जो था उनका जो है अंत, लास्ट जो है बटरफ्लाई कलेक्टिंग करना था। बट एट दिस पॉइंट, लेकिन इस बार, हिज मदर गॉट हिम ए बुक कॉल्ड, उसकी मम्मी जो है उसे एक बुक दी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्चस्टेन। दिस बुक टोल्ड हिम, इस बुक से उन्हें बताया गया अबाउट द मिग्रेशन मतलब स्थानांतरण करना, मिग्रेशन मतलब स्थानांतरण करना, ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई तितली के बारे में। वो जब देखी कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट तितली में है तो तितली वाला एक बुक लाई, टू सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका में मिग्रेट करती है जो तितली, उसके बारे में जो है उसके बारे में जो किताब लिखा गया उस किताब को ला करके दी। दिस बुक अराउज्ड हिम हिज इंटरेस्ट इन मोनार्च बटरफ्लाई, इस बुक ने क्या किया, उनका मोनार्च बटरफ्लाई के प्रति और जो है इंटरेस्ट, रुचि को पैदा किया, बढ़ा दिया। एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उनके लिए विज्ञान का विश्व खोल दिया। दिस प्रूव्ड, इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये सिद्ध होता है, पता चलता है कि टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ यंग रिचर्ड इब्राइट्स, इससे ये पता चलता है कि ये बुक जो है उनके लाइफ में, यंग रिचर्ड इब्राइट्स के लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। एंड बिगेन टू रेज मोनार्च बटरफ्लाई इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम, और अपने घर के शुरुआत से, बेसमेंट में जहाँ से शुरुआत करते हैं, अपने घर की पढ़ाई से उन्होंने मोनार्च बटरफ्लाई के बारे में काफ़ी कुछ जो है जाना। एंड स्टडी देम, और पढ़ा, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, अपने विकास के अलग अलग अवस्थाओं तक। और आगे लिखा है, इफ़ इट्स यूज़फुल फॉर यू, अगर ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ आपके लिए, ये असाइनमेंट आपके लिए अगर जो है हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है। एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, गुड बाय।